हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग देख चुके हैं, उनके प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष देख चुके हैं और उन निष्कर्ष के आधार पे हमको इन्होंने अपना 4 मॉडल दिया था, उस मॉडल को देख चुके हैं। तो अब आपको बचा है कि इनके रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें कमी क्या है। लेकिन कमी से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, इन्होंने नाभिक का आकलन कैसे किया। नाभिक का आकलन यानी इन्होंने बताया ना कि जो परमाणु है उसका साइज कितना है, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है, और जो नाभिक है उसका साइज 10⁻15 मीटर की कोटि का है। तो इन्होंने इसका आकलन कैसे किया वो हमको थोड़ा देखना है। तो आप हेडिंग लगाओ, नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन। अब ध्यान से देखो, पहले थोड़ा सा हल्का सा एक बार समझ लो, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे। मान लो कि ये क्या है, इसका कोई नाभिक है। अब इनके मॉडल से ये पता चला कि नाभिक के अंदर जो परमाणु का समस्त धनावेश है वो कहाँ एकत्रित है, नाभिक में। अब चाहे एक प्रोटॉन हो, 2 प्रोटॉन, जितने भी होंगे, जो जितना भी धनावेश होगा सभी धनावेश कहाँ एकत्रित है, नाभिक में। तो जब कोई तीव्रगामी अल्फा कण, क्योंकि मान लो कि यह एक अल्फा कण है, अल्फा कण का शुरू में कुछ गतिज ऊर्जा होगा, बोलो। जो अल्फा कण बिल्कुल सीधे नाभिक की तरफ जाता है, जैसे मान लो ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आएगा, तो चूंकि अल्फा कण आपका धनावेशित होता है, अल्फा कण कैसा, उस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और नाभिक भी आपका धनावेश। तो धनावेश धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो जैसे जैसे अल्फा कण आगे बढ़ रहा होगा, नाभिक इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो जब नाभिक इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा। अरे भाई, कुछ स्पीड चल रहा है और कोई सामने से रोक रहा है, तो रोकते 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 एक टाइम आएगा पूरी तरीके से रोक देगा। तो ऐसा नहीं कि जैसे ही तुरंत टच कांटेक्ट में आया तुरंत रोक दिया, ऐसा नहीं, पहले धीरे धीरे स्पीड कम करेगा। यानी इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। मान लेते हैं शुरू में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है कि, अब चूंकि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो नाभिक का धनावेश इस अल्फा कण को क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। और जब रोकेगा तो जिस डायरेक्शन में चला उसके अपोजिट एक बल लगाएगा। बल लगाने का मतलब जब उसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा तो गति कम, वेग कम होने से वेग के ही तो कारण, गति के ही कारण जो ऊर्जा होती है वही तो गतिज ऊर्जा होती है। जब उसका गति स्लो पड़ेगा यानी उसका स्पीड डाउन होगा तो गतिज ऊर्जा भी कम होगा, लेकिन एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। तो अगर उसकी गतिज ऊर्जा कम हो रही है यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही होगी। तो उसका शुरू में पूरा जब मोशन में था तो उसके पास कोई, मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जितनी गतिज ऊर्जा कम हुई उतनी ही उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई। जब और आगे चला तो नाभिक, अब जितना नाभिक के नजदीक आता रहेगा उतना बल प्रबल होता जाएगा। तो जितना बल प्रबल होता जाएगा उतने ही ज्यादा बल से रोकेगा, उतना ही गतिज ऊर्जा उसका और कम होगा, स्थितिज ऊर्जा और बड़ा होगा। जब यहाँ पर पहुंचे हो सकेगा उसका स्पीड और कम होगा, फिर स्पीड और कम होगा, फिर स्पीड और कम होगा, एक टाइम आएगा उसका स्पीड कितना आ जाएगा, 0। और जहां पर उसका स्पीड 0 हुआ यहीं पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। फिर भाई जब गति में ही नहीं रहा, रेस्ट में आ गया, तो फिर कोई गतिज ऊर्जा नहीं रह जाएगी। और जैसे ही, क्योंकि गतिज ऊर्जा शुरू में क्या थी और अब 0 हो गई, तो जो पूरी गतिज ऊर्जा थी गई कहाँ, उसके स्थितिज ऊर्जा में। यहाँ पर स्थिति ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा की। अरे अब जो स्थिति ऊर्जा वो पूरा जितना पहले गतिज ऊर्जा था उसी के बराबर हो गया, होगा नहीं होगा, यानी पूरा गतिज ऊर्जा उसका किसमें कन्वर्ट हो गया, उसके स्थितिज ऊर्जा में। और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नाभिक के पास जाके वापस आएगा, नाभिक से कुछ डिस्टेंस पे ही वापस आ जाता है। और इस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं किससे, r0 से। किससे, इसको कहते हैं नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, या नाभिक के निकटतम पहुंचने की न्यूनतम दूरी। ये नाभिक ऐसा नहीं कि नाभिक पे टच करके तब आएगा, बिल्कुल नहीं। नाभिक उसको रोक रहा है, कुछ डिस्टेंस पे पूरी तरीके से उसे क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसको हम किससे दर्शाएंगे, r0। तो नाभिक के आकार का आकलन हम लोग इसी r0 दूरी से करेंगे, ठीक है। तो चलो पूरा यही सब बात हमको लिखना है। लिखो, क्या लिखोगे, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर
नाभिक के आकार का पूर्वानुमान लगाया। नाभिक के आकार का पूर्वानुमान लगाया। पूर्वानुमान लगाया। ठीक। जब कोई, या पैरा चेंज करके ही लिखना, जब कोई तीव्रगामी अल्फा कण कोष्ठक लिख लेना, जिसकी गतिज ऊर्जा, या कामा करके लिख लेना, जिसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल के, जब कोई तीव्रगामी अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल के है नाभिक की ओर जाती है, नाभिक की ओर जाती है, तो नाभिक धनावेशित होने के कारण, नाभिक धनावेशित ही होता है ना, नाभिक धनावेशित होने के कारण अल्फा कण पर एक विपरीत दिशा में, अल्फा कण पर विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगाता है। प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है, कम, गतिज ऊर्जा कम होती जाती है। गतिज ऊर्जा में इस कमी के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। गतिज ऊर्जा में कमी के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती तथा नाभिक से r0 दूरी पर इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती। इस दूरी r0 को अल्फा कण की, अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी कहते हैं। नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी कहते, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, नाभिक है, और ये आपका क्या है, कोई अल्फा कण। अच्छा, थोड़ा यहां पर आप ही बताओ, ध्यान से थोड़ा देखना। आपको पता है कि जैसे कोई अल्फा कण जाता है, अब यहीं से मान लेते हैं कितने दूरी पर, r0 दूरी से ही, r0 दूरी से ही क्या हुआ, टकरा के ये वापस आ जाएगा, बोलो ना। ये इस तरीके से गया और इस तरीके से वापस आए। तो जब इस पॉइंट पर मान लो ये बिंदु क्या है P,
तो इस बिंदु पर जितनी इसकी गतिज ऊर्जा थी पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, स्थितिज ऊर्जा में। यानी इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, यू में। काइनेटिक एनर्जी जीरो तो हुआ, लेकिन यहां पर हम बोलने का मतलब क्या है, जितनी शुरू में इसकी गतिज ऊर्जा थी वो सभी गतिज ऊर्जा इसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो हम यहां पर लिख देते हैं ऐसे, बिंदु P पर काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? आपको चैप्टर 2 विभव ख्याल होगा कि यदि दो आवेश जिसपे क्रमशः आवेश Q1 तथा Q2 हो और ये दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर अलग हो, यानी r मीटर की दूरी पर रखे हो, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U होता है K Q1 Q2 अपान R ना। तो क्या यहां पर आपको दो आवेश दिखाई दे रहा है क्या? अरे अल्फा कण तो यही चलते चलते यहां पर पहुंचा, यहां पर अल्फा कण है और यहां पर आपका नाभिक है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r0 दूरी पर है। क्या अल्फा कण पर आपको आवेश पता है क्या? अरे यहां पर जो अल्फा कण होगा उसको हम क्यू अल्फा बोल दें, और यहां पर जो आवेश होगा हम इसको नाभिक का आवेश बोल देते हैं। तो नाभिक का आवेश यानी क्यूएन बोल देते हैं, न्यूक्लियस का आवेश। अब ध्यान से देखो, इस नाभिक पर कितना आवेश होगा आपको कैसे पता चलेगा? क्या अलग अलग परमाणुओं के लिए नाभिक में अलग अलग आवेश होगा? क्या कि प्रत्येक धातु या प्रत्येक तत्व के नाभिक में समान आवेश होता है? सभी के नाभिक में समान आवेश नहीं होता है ना। सभी अलग अलग धातुओं के अलग अलग तत्वों के नाभिक में, अलग अलग परमाणुओं के नाभिक में अलग अलग आवेश होता है। और आवेश कैसे पता करोगे नाभिक का? आपको ये बताया गया होगा, जब कभी भी हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं एक्स जेड ए, जहां एक्स उस तत्व का प्रतीक है, जेड उसके परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए उसके परमाणु भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि इस तरीके से सिंबल से आप बता सकते हो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है जेड, जो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये परमाणु क्रमांक होती है बराबर किसके, प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दोगे जो संख्या मिलेगी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमको नाभिक पे आवेश की बात करनी है ना। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जब हाँ आवेश का बात करना है तो न्यूट्रॉन पे तो आवेश होता नहीं। तो हमको नाभिक का आवेश देखने के लिए बस ये आप पता करो कि नाभिक में कितना प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन होगा लेकिन आवेश में उसका योगदान कोई नहीं। तो नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, जेड, बोलो नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, जेड। एक प्रोटॉन पे अगर पी आवेश है, अरे प्रोटॉन पे आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश को आप इससे दर्शाते हो, और ये कितना होता है 1-1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बोलो प्रोटॉन पे आवेश जो होता है उसको आप पी से दर्शाते हो, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो नाभिक पे तो केवल प्रोटॉन होगा, और अगर उस नाभिक का मतलब उस तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, जेड प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन पे पी आवेश तो जेड प्रोटॉन पे जेड इंटू पी आवेश। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, नाभिक पे जो आवेश होगा इसको हम लिख देंगे ऐसे जेड पी। बात समझ में आ रहा है ना, जेड पी का मतलब इस नाभिक पे पूरा आवेश। अरे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसी दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लो, यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जेड, और न्यूट्रॉन की संख्या भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड। चलो बात करते हैं अलग से फिर यहाँ। चलो चूंकि आपको U बराबर फार्मूला पता है ना, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K का वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सॉरी R। तो यहां पर बताओ Q1 कितना है, Q1 यानी अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर। बोलो अल्फा कण आपको पता है ना, अल्फा कण बताया गया 2He4 का क्या है, नाभिक। नाभिक का मतलब केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखना है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अगर इसका परमाणु क्रमांक 2 यानी प्रोटॉनों की संख्या, जब नाभिक का बात करें इलेक्ट्रॉन देखना ही नहीं है तो प्रोटॉन 2 होगा, और न्यूट्रॉन भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 2, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। लेकिन आवेश में न्यूट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता है, तो 2 प्रोटॉन का जितना आवेश होगा वही अल्फा कण पर आवेश होता है। तो यानी अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2, ऐसे लिख दें 2Qp। प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उसका 2 गुना। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, बोलो प्रोटॉन पर,
हम ऐसे लिख दें केवल सीधा प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको सिंबॉलिकली हम लोग ई से दर्शाते हैं, तो इसलिए हमने Q1 बराबर कितना हो गया Q अल्फा, यानी अल्फा कण पर आवेश, और अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसको ई से दर्शाते हैं, तो Q1 बराबर कितना हुआ 2। अब बताओ दूसरा, यहां से Q2 बताओ कितना हो जाएगा, Q2 यानी दूसरे पे आवेश, तो पहला तो ये अल्फा कण हुआ, अरे आपका है क्या, ये अल्फा कण ही तो है, और ये आपका क्या है, नाभिक है, तो नाभिक पे कितना आवेश होता है, चलो नाभिक में प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, यानी Z इंटू एक प्रोटॉन का आवेश यानी Qp, और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसको हम ई से दर्शाते हैं, तो हम इसको ऐसे Z ई लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, यानी अब सीधा नाभिक को हम ऐसे लिख दें, नाभिक के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे Z, यानी इसके अंदर के आवेश को हमने दर्शा दिया, तो आपको Q1 पता चला, Q2 पता चला, और R बराबर लेना कितना है R0, R बराबर R0 ही लेना है ना, इस केस में U बराबर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू कितना है 2E, Q2 का वैल्यू कितना है ZE अपान R0, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एक काम करो पक्षांतर भी यहीं से करते चलो, हमको R0 निकालना है ना, अरे ये दूरी तो निकालनी है ना, तो R0 इधर जाएगा तो U नीचे चला आएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE स्क्वायर, अरे E और E मिलके E स्क्वायर होगा ना, और अपान U नीचे चला आया तो U, तो अगर आपको शुरू में ये क्या पता हो उसकी स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा कितने बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के ही तो बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा पता करना गतिज ऊर्जा के ही बराबर होगी, इस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पर आपका अल्फा कण रुक गया है, तो उसकी जो पूरी गतिज ऊर्जा थी किसमें कन्वर्ट हो गई, उसकी स्थिति ऊर्जा में, तो हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं कितना, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, आप इधर ऊपर काफी कर चुके होंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिख सकते हो R0 बराबर, हम इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो लेकिन कैंसिल नहीं कर, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट के भी लिख दें, चाहे के लिख दो चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका डायरेक्ट आपको वैल्यू याद है 9 × 10⁻9, तो के इंटू 2ZE स्क्वायर अपान के, अरे U की जगह हम के लिख दिए, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी की तो बराबर होगी, तो अगर हम U बराबर के लिख देंगे तो आपको R0 बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, तो यही R0 क्या है, नाभिक के निकटतम दूरी, तो पहले आप इतना कॉपी करो, यहां पर R0 क्या है, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, के क्या है वही कांस्टेंट 9 × 10⁻9 जिसका वैल्यू होता है, जेड क्या है परमाणु क्रमांक, अरे जिस अलग अलग नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, ई वही इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और के क्या है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसकी, अल्फा कण की, अरे अल्फा कण ही तो किस गतिज ऊर्जा चला है, पर आपको ये फार्मूला भी तो पता है ना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv स्क्वायर, यानी अगर हमको यहाँ पर चूंकि के बराबर क्या होता है, लिखना मत कुछ भी, इसमें हाफ mv स्क्वायर, अल्फा कण के लिए बात करना था हम m अल्फा v अल्फा लिख सकते हैं, अगर रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण का वेलोसिटी इतना रखा 2.1 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और अल्फा कण का मास आपको पता ही है, अल्फा कण का मास कितना होता है, यदि ऐसे आपको पता है अल्फा कण पे 4 प्रोटॉन के बराबर आवेश मास होता है उसका द्रव्यमान, क्योंकि अल्फा कण का जब द्रव्यमान का बात आएगा तो अल्फा कण है क्या 2He4 का नाभिक, और 2He4 के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिलकर लगभग 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आएगा, तो यानी 4 × 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक, तो यहां से क्या आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो हाफ mv स्क्वायर यानी m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, तो आप हाफ m अल्फा का वैल्यू रखोगे, बोलो v अल्फा का वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, केवल अभी के बोल रहे हैं, जब ये सही वैल्यू, और सोने के इनका जो सबसे पहला प्रयोग था किसके लिए था, सोने की पन्नी के लिए, और सोने की पन्नी के लिए जेड वैल्यू कितना होता है 79 से, तो यानी यहां से R0 बराबर देखो के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9, 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना 79, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर अपान के, और के का वैल्यू यहां से आप बता सकते हो ना हाफ m का वैल्यू कितना है
4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 वी अल्फा स्क्वायर, वी अल्फा का वैल्यू कितना है 2.1 इंटू 10⁻7 इसका स्क्वायर। तो ये जब पूरा वैल्यू आप लगभग हल करोगे तो ये गुणा भाग करने के बाद आता है कितना 2.5 गुणे 10⁻⁻14 मीटर। आपको ये हल नहीं करना है, आप केवल वैसे समझो। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो R0 का वैल्यू है सोने के लिए, सोने के पन्नी पे जब स्कैटरिंग कराए हैं, प्रकीर्णन कराए हैं, बम्बार्डमेंट कराए हैं, ये R0 का वैल्यू कितना आया है 2.5 गुणे 10⁻⁻14। यानी जो नाभिक है, नाभिक का आकार तो इससे कम ही होना चाहिए, और 10⁻⁻14 कम करोगे वही लगभग 10⁻⁻15 के कोट के आसपास उन्होंने बताया है नाभिक का आकार। इस प्रकार से उन्होंने नाभिक के आकार का क्या किया है, आकलन किया है। तो फिलहाल आपके लिए फार्मूला तक याद रखना, ये तो हम केवल वैसे समझने के लिए बता रहे हैं। तो इन्होंने नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया है समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये फार्मूला याद भी रखना है, सीधा R0 बराबर कितना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बनता है, R0 बराबर K2ZE² अपान U लिखो या K लिखो, एक ही बात। सवाल में दो दिया, अगर सवाल में आपको दिया है कि अल्फा कण की आपको काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई एक अल्फा कण है जो इतने काइनेटिक एनर्जी से, इतने जूल की ऊर्जा से गति कर रहा है, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी दिया, और नहीं काइनेटिक एनर्जी दिया तो आपको U निकालना पड़ेगा। और U निकालने का फार्मूला आप जानते हो कितना, K Q1 Q2 अपान R0। फिलहाल आपको हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही देगा, तो आप ये फार्मूला याद रखना कितना, R0 बराबर K2ZE² अपान K, जहां K का वैल्यू है 9 गुणे 10⁻9, Z परमाणु क्रमांक होगा, अलग अलग धातुओं के लिए Z का वैल्यू अलग अलग होगा, फिर E तो जानते हो काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में देगा, तो आपको R0 कैलकुलेट कर लोगे ना, तो ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं कि इनका लास्ट हेडिंग रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड का क्या, इनके परमाणु मॉडल की कमियां है ना कुछ, कितनी कमी है, अभी कल लास्ट में बात हुआ है, इनके परमाणु मॉडल की 2 कमी है। 5 कमी कहां से हुआ, 5 तो इनके परमाणु मॉडल का निष्कर्ष है ना, और 4 इनके परमाणु मॉडल का मतलब परमाणु मॉडल में 4 पॉइंट है, और कमी सिर्फ 2 है। पहली कमी क्या है, इनके हिसाब से इन्होंने बचने के लिए, क्या बचने के लिए, जब इन्होंने बताया कि नाभिक में क्या है धनावेश है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक इसको खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला जाएगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो फिर परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो इससे बचने के इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करेगा तो फिर वो नाभिक के अंदर नहीं आएगा। लेकिन उस समय तक मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत, मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित कर चुका था कि जब कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करता है, यानी कोई भी त्वरित आवेश, कोई एक ऐसा आवेश जिसमें त्वरण हो, अगर वो गति कर रहा है तो उसमें से क्या निकलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और वैद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा होता है, और इसके पहले आपने पूरा देखा ना, प्रकाश भी तो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी ऊर्जा h होती है, ख्याल है, Hc/λ। तो हर वैद्युत चुंबकीय तरंग के पास क्या होती है, ऊर्जा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहा है, यानी एक त्वरण वाला गति कर रहा है, तो इसमें से वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगा तो ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो थोड़ा ऊर्जा निकाला, ऊर्जा और कम हुआ, तो जब ऊर्जा और कम हो तब छोटे से पथ पे घूमेगा, फिर यहाँ पर भी तो घूम रहा है, तो यहाँ से भी ऊर्जा निकालेगा और छोटे पथ पे घूमेगा, फिर और छोटे पथ, एक ऐसा टाइम आएगा छोटा पथ बनाता बनाता कहाँ चला जाएगा, नाभिक में। किसके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने व्याख्या नहीं कर पाया कि ऐसा फिर भी नहीं होता है, क्यों। तो पहला फेलियर इनका यही है, इनके परमाणु मॉडल की सबसे पहली कमी यही है कि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति करता है, जो कि एक त्वरित गति है। और मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के हिसाब से जब कोई कण, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उससे वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी से वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा उससे वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगा तो इसकी ऊर्जा कम होगी, जिससे छोटे पथ और छोटे पथ और छोटे पथ में गति करता करता धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, लास्ट में नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन खत्म, और प्लस माइनस मिलके 0, तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, किसका, परमाणु का। यानी परमाणु के अस्थायित्व का व्याख्या नहीं कर पाया इनका। और दूसरा कमी क्या है कि ध्यान से देखो, जब ये बड़े पथ पे गति कर रहा था उस समय इसकी आवृत्ति कुछ नहीं होगी, अब इससे थोड़ा सा छोटा पथ हुआ तो उसकी आवृत्ति थोड़ा सा कम होगी, आवृत्ति फिर धीरे से और कम हुई और कम हुई और कम हुई, और मान लो यहाँ पर इतने आवृत्ति वाले पथ पे घूम रहा था तो इस आवृत्ति के बराबर ऊर्जा निकालेगा। अब उससे छोटे आवृत्ति, उससे कम आवृत्ति हुआ, उससे कम आवृत्ति हुआ, उससे कम आवृत्ति हुआ, यानी हर प्रकार की ऊर्जा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। यानी इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कैसा है, स्पेक्ट्रम सतत है
अरे सतत मतलब लगातार एक तरफ से, पहले उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, हर प्रकार का ये ऊर्जा जनरेट कर देगा, ऊर्जा निकाल देगा। जबकि परमाणु के कारण जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता है, वो कैसा होता है, रेखीय। यानी स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, इनके हिसाब से सतत होना चाहिए, जबकि जबकि प्रैक्टिकली देखा गया तो इसका स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों होता है, इसका व्याख्या भी इनका मॉडल नहीं कर पाया। यही दो क्या है, इनकी मॉडल की मुख्य कमियां। तो चलो आप हेडिंग लगाओ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो इसमें आप इतना लिख लेना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां निम्न है। तो जब मैं जिसमें पहला आप हेडिंग डालो, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, इसमें क्या है लिखो, मैक्स प्लांक ने, सॉरी मैक्सवेल, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण त्वरित होती है तो उससे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा तो करेगा, जो कि एक त्वरित गति है, जो कि एक त्वरित गति है। और वृत्ताकार गति त्वरित गति कैसे आपको कल बताए थे ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदलती है। अरे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी सदिश राशि है, उसके पास परिमाण और दिशा दोनों चीज होता है। अगर दिशा बदलेगा तो भी बदलेगा, और वेग में परिवर्तन होना ही तो थोड़ा कहलाता है, जो कि एक त्वरित गति है। अतः वृत्ताकार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन से, वृत्ताकार गति कर रहे इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों से क्या निकलेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होंगी, उत्सर्जित होगी, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार क्या होती जाएगी, कम, लगातार कम होती जाएगी। और जब ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसकी ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस समय वो कहां पे चला जाएगा, नाभिक में। जब उसकी ऊर्जा कम होते होते, जब उसकी ऊर्जा कम होते होते शून्य हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन या तो वह नाभिक में चली जाएगी, नाभिक में चली जाएगी। और जब नाभिक में गया तो फिर परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा ना, तब परमाणु का कोई अस्तित्व
ही नहीं रहेगा। इस प्रकार पैरा चेंज करके लिखना, इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। की व्याख्या करने में असफल रहा। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब इसका दूसरी कमी क्या है? परमाणु के स्पेक्ट्रम का ऐसा होता है रेखीय कि सतत? होता रेखीय है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया ना, तो दूसरी इनकी कमी क्या है? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। चलो, वृत्ताकार गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की वृत्ताकार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के पथ की आवृत्ति लगातार कम हो रही है, लगातार बदलती रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के आवृत्ति वाले वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। और जब सभी प्रकार के आवृत्ति वाले वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा, उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो सतत होगा। ऐसे ही प्रकार के यानी फिर उससे कम सभी प्रकार का कर जाएगा। अर्थात इस प्रकार मिला स्पेक्ट्रम, अर्थात इस प्रकार मिला स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत होनी चाहिए। जबकि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है? जबकि प्रायोगिक तौर पर परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। तो इस प्रकार इनका मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा? असफल रहा। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां भी कंप्लीट हुआ। अब हमको देखना है बोर का परमाणु मॉडल। उन्होंने अपना मॉडल हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए दिया है। चलो उसको हम लोग फिर अगले लेक्चर में करेंगे। फिर आज बस यहीं तक करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।